मेरी इस कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है डॉक्टर साहब। बिहार के छोटे से शहर किशनगंज की ये बात है। वार्ड बॉय सूरज ने दरवाज़ा फटाक से खोलते हुए उत्सुकता व उत्कंठा से हांफते हुए कहा, और उसकी सांसें भी इस कारण फूली हुई थीं। सर, कोई बहुत बड़े वकील साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने फौरन खिड़की में से देखा था कि कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बड़ी व लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज पार्क कर रहा था। शायद इस बड़ी गाड़ी के कारण सूरज ने गाड़ी में आने वाले व्यक्ति को बड़ा वकील मान लिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई बड़ा सा वकील मुझसे क्यों मिलना चाहता है। सामान्यतया सरकारी अस्पताल में कभी कभार छोटे मोटे केस बिगड़ने पर मरीज के रिश्तेदार मुआवजे के लिए कोर्ट केस करते हैं, पर उसके लिए सामान्यतः नोटिस मरीज के रिश्तेदार देने आते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, माई सेल्फ एडवोकेट शर्मा, और ये मेरे असिस्टेंट हैं। काले कोट वाली ड्रेस में सहज उन्होंने मेरे हाथ से हाथ मिलाते हुए कहा। बैठिए, मैंने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। आप सोच रहे होंगे कि शहर से आए हुए वकील का आपसे क्या काम होगा। उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ते देखकर मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए चाय। सूरज मेरे कहे बिना ही चाय लेकर आ गया। यह सूरज की समझदारी थी या फिर पूंजीवाद का असर। यह रणवीर सिंह जी की वसीयत है। फाइल हाथ में लेकर मेरी टेबल पर रख कर खोलते हुए वे बोले, पर आप मुझे यह क्यों बता रहे हो? और रणबीर सिंह जी कौन है? मैंने हैरानगी से उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा। मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ कि रणबीर सिंह जी ने वसीयत में अपनी आधी संपत्ति, जिसमें एक 2 मंजिला मकान, लगभग 1 किलो सोने के गहने आपके नाम किया है, और आधी संपत्ति का मेडिकल ट्रस्ट बनाकर आपको उसका मुख्य ट्रस्टी बनाया है। वकील शर्मा ने धड़ाका करते हुए आगे बताया। रणबीर सिंह जी वही आपके वह मरीज हैं जो आपके पास राजेश के नाम से इलाज कराने आते थे। मैं हैरान था, उनके पास उतनी संपत्ति कहाँ से आई? वे तो बहुत ही गरीब थे, यहाँ तक कि उनके पास साधारण सी दवा खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। पर वे खुद कहाँ हैं? काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल भी नहीं आए। मैंने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे अभी तक वकील साहब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से वे मुझसे सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। मुझसे अच्छा उनकी गरीबी को कौन जान सकता है। सॉरी सर, मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि पिछले सप्ताह ही शहर के मशहूर अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। वकील साहब ने दुखी स्वर में कहा। ओह नो, वे मेरे सबसे अच्छे मरीज थे। मैंने दुखी स्वर में कहा, मैं तो उनका संबंधी हूँ भी नहीं, फिर वसीयत मेरे नाम करने का मतलब क्या है? मैं अभी भी स्तब्ध व आश्चर्य में बुत बन गया था। जिस व्यक्ति ने मेरे नाम लाखों रुपए किए, उसका सही नाम तक मुझे नहीं पता। मेरे चेहरे पर प्रश्न देखकर वे बोले, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, जिससे आप सारी बात समझ सकें। मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर सरकारी दवाखाने के मोहताज व छोटे से गांव में अकेले गरीबी में रहने वाले रणबीर सिंह कौन थे? उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? क्यों वे छोटे से गांव में रहते थे? दरअसल मैं उनके भाई विनोद सिंह का बचपन का मित्र हूँ। वे भी वकील थे, और वह भी मेरे साथ हाई कोर्ट में वकालत करते थे। अब वह नहीं रहे। 5 वर्ष पहले रणबीर सिंह की पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उनका कोई बच्चा नहीं था। वे अकेले हो गए थे। भले ही उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उनके काफ़ी रिश्तेदार उनकी अकूत जायदाद के लिए आसपास मंडराते थे, और जिन रिश्तेदारों को उनके जायदाद का लालच नहीं था, वे उनकी जवाबदारी लेने से हिचकिचाते थे।
कि कौन उनकी जिंदगी भर जवाबदारियों का बोझ ले। स्वार्थी रिश्तेदार उनकी मृत्यु की कामना करने लगे और कई रिश्तेदार अपने बच्चे उन्हें गोद देने की जिद करने लगे। रणबीर सिंह पर दबाव बढ़ने लगा। एक बिना परिवार का व्यक्ति, ऊपर से स्वार्थी रिश्तेदार। एक रात उन्होंने अपने कानों से सुना कि उनकी हत्या की योजना बन रही है। वे घबरा गए और उन्हें अपने घर व शहर से भागना हितकर लगा। इस किशनगंज गांव में उनके बहुत दूर के एक रिश्तेदार रहते थे, जिनके यहाँ शादी के किसी कार्यक्रम में बरसों पहले वे आए थे। वे दूसरे दिन सुबह कुछ गहने व रोकड़ रकम लेकर भागकर यहाँ आ गए थे। यहाँ अपने दूर के रिश्तेदार से झूठ बोला कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है और कोई रिश्तेदार उन्हें रखना नहीं चाहता। इस कारण वे गांव में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वे लोग कृपया उन्हें छोटा सा मकान किराए पर दिला दें। रिश्तेदार भी अपने यहाँ रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने पुराना सा वर्षों से बंद मकान बहुत ही कम किराए पर दिलाया। यह छोटा सा मकान व गांव उनकी हैसियत से बहुत ही छोटा था, पर उनके जीवन के लिए सुरक्षित था। उसके बाद क्या हुआ, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ आकर कभी भी उन्होंने किसी को अपने पैसे व हैसियत के बारे में नहीं बताया। हमेशा जानबूझकर लाचार व गरीब की तरह जीवन बिताया और सरकारी योजना व अस्पताल का लाभ लिया। थोड़े दिनों बाद, सब कुछ शांत होने के बाद, वे बीच बीच में शहर जाते थे और अपनी जायदाद का ध्यान रखते थे और वहाँ अपने रिश्तेदारों को यह बताते थे कि उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया है और एक अनाथालय में रहकर सेवा कार्य करते हैं। यह सब कुछ सुनकर जो रिश्तेदार उनकी संपत्ति के भूखे थे, उन्होंने रणबीर सिंह जी को बहुत बुरा भला कहा और हमेशा के लिए संबंध तोड़ लिए। और जिन रिश्तेदारों को उनकी संपत्ति का मोह नहीं था, उन लोगों ने अब उनसे संबंध रखना शुरू कर दिया। अब वे भले ही थोड़ी बहुत तकलीफ में जी रहे थे, पर अब परिस्थितियां उनके अनुकूल और सुरक्षित हो गई थीं। कुछ महीने पहले जब शहर आए थे, तो उन्होंने मुझसे वसीयतनामा बनवाया और मुझे पूरी बात बताई कि क्यों वे आपके नाम अपनी संपत्ति करना चाहते हैं। और मैं भी एक दिन गुपचुप यहाँ बीच में आया था और उनके फैसले से संतुष्ट हुआ था। वकील शर्मा ने उन्हें पूरी बात बताई, पर मैं अभी तक यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने क्यों मुझे अपनी संपत्ति का वारिस बनाया। मैं अभी तक यह बात समझ नहीं पाया हूँ और हैरत में हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। वह आप इस पत्र को पढ़कर ही समझ सकते हैं, जो आपके नाम रणबीर सिंह ने तब लिखा था जब वे मेरे पास वसीयत बनाने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके मरने के बाद यह पत्र मैं आपको दूं। वकील साहब ने सील बंद हालत में एक लिफाफा मुझे दिया, जिस पर मेरा नाम लिखा था। आप कब आ रहे हैं कोर्ट में, ताकि प्रॉपर्टी आपके नाम हैंडओवर हो सके? वकील शर्मा ने पूछा। जब तक मैं पत्र न पढ़ लूं कि क्यों उन्होंने मुझे वारिसदार बनाया, तब तक मैं कैसे कुछ कहूं? मैंने पत्र खोलकर पढ़ा। बहुत ही खूबसूरत और सलीकेदार लिखावट थी, जो कह रही थी कि वह बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर साहब की जगह फरिश्ता कहूँ तो गलत ना होगा। ना आप मेरे, बल्कि इस छोटे से पिछड़े गांव के कई गरीबों के फरिश्ते हों। आप मेरा पत्र पढ़ रहे होंगे, तब मैं न सिर्फ गांव से बल्कि दुनिया से ही बहुत दूर जा चुका होऊंगा कि आपकी दवा भी असर नहीं करेगी। सबको एक दिन जाना होता है और मैं भी जा रहा हूँ। सच बताऊँ डॉक्टर साहब, मैं शांति और संतुष्टि से जा रहा हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैं अपने पिता की मेहनत व ज्ञान से अर्जित संपत्ति फरिश्ते के हाथों में देकर जा रहा हूँ, जो न सिर्फ सच्चा हकदार है, बल्कि उस धन का सदुपयोग भी करेगा और मानवता के काम में भी लगाएगा। मुझे अब भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार सरकारी अस्पताल आया था। मैं पूरी रात बुखार से तप व कांप रहा था। उस दिन मैं शहर से वापस आया था
और रास्ते में बारिश के कारण पूरी तरह से भीग गया था। रात को छोटे से गांव में डॉक्टर नहीं होगा, यह सोचकर पूरी रात घर पर बुखार से तड़प रहा था। बहुत सुबह सुबह मैं यह सोचकर अस्पताल गया कि शायद नर्स या फिर वार्ड बॉय हो जो मुझे दवा दे देगा, जिससे मुझे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। उस समय सुबह लगभग 8 बजे थे। देखा तो आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह केस बारी पर लंबी लाइन लगी हुई थी। घिसट कर मैं आपके चिकित्सा कक्ष में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैंने मरियल सी आवाज़ में दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए कहा। आपने कुर्सी से उठकर मुझे उठाया और जोर से बोला, सूरज, चाचा जी को इमरजेंसी रूम में लेकर जाओ। सूरज मुझे व्हीलचेयर पर इमरजेंसी रूम में ले गया, जो आपके कक्ष के पास ही था। पीछे पीछे आप आए और मुझे जांच कर नर्स को ज़रूरी इंजेक्शन व ग्लूकोज चढ़ाने को बोला। मैं इतने बुखार और अर्ध बेहोशी में भी सुखद आश्चर्य में था, गांव के सरकारी डॉक्टर का फरिश्ते जैसा व्यवहार देखकर। आपके इंजेक्शन व इलाज से मैं दोपहर तक काफ़ी ठीक हो गया था। मैं प्यास से पानी पानी बोल रहा था कि किसी ने पानी का गिलास मेरे आगे किया। मैंने गटागट बिना देखे पानी पिया। पानी के कारण शरीर को जान मिली तो मैंने देखा एक डॉक्टर मुझे पानी पिला रहा है। मैं सोच में पड़ गया, बोला, डॉक्टर साहब, आपने पानी का गिलास दिया? हाँ, सूरज काम से बाहर गया है। आप पानी के लिए कह रहे थे, आपने मुस्कुराकर कहा। फिर आपने मेरे परिवार वालों के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि कोई नहीं है, तो आपको मेरे खाने की चिंता हुई और आपने चपरासी भेजकर अपने घर से मेरे लिए खाना मंगवाया। सच कहूँ, उस दिन पहली बार मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरा कोई दुनिया में है, यह महसूस हुआ। लगा कि इस गांव में ऊपर वाले ने फरिश्ते के रूप में मेरी संतान की कमी को पूरी कर दी। मैं पूरे 4 साल से इस गांव में रह रहा हूँ और पूरे गांव वाले हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहते हैं कि आपके इस गांव के अस्पताल में आने के बाद गांव वालों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की ओर नहीं भागना पड़ता। रात को भी किसी को इमरजेंसी हो तो भी आप मुस्कुराते हुए इलाज करते हैं। फिर भी आपको कई बार मरीजों को शहर भेजना पड़ता है क्योंकि आपके पास ज़रूरी साधन और दवाइयाँ नहीं हैं। मेरी बैंक में जमा रकम से मिलने वाले ब्याज से आप ट्रस्ट बनाकर ज़रूरी दवाइयाँ और साधन लेकर आएं, जिससे मैं इस गांव के प्यार और सुरक्षा के बदले आभार जता सकूं। आप भी दूसरे डॉक्टरों की तरह शहर में नर्सिंग होम खोलकर प्रैक्टिस करके लाखों करोड़ों कमा सकते थे, वैभवशाली ज़िंदगी जी सकते थे, खुद का बहुत बड़ा बंगला बना सकते थे, विदेश घूम सकते थे। पर आपने गांव में सेवा करने का प्रण लिया। यह महान कार्य एक फरिश्ता ही कर सकता है। अभी तक मुझे मेरे पिता की संपत्ति के लिए हमेशा चिंता होती कि मेरे मरने के बाद यह गलत हाथों में जाएगी, पर फरिश्तों की तरह आपकी मेरे और पूरे गांव की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसलिए फीस समझकर ही मैं अपनी आधी संपत्ति आपके नाम करके जा रहा हूँ। आपका सबसे फेवरेट मरीज, रणबीर सिंह। यह चिट्ठी उन्होंने डॉक्टर साहब के नाम दी थी। वकील साहब, आज तक किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को इतनी फीस नहीं मिली जितनी मेरे को मिली है। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।